अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जॉन टिंडल पहले साइंसदान थे जिन्होंने हमें बताया कि हमारी ज़मीन की एटमॉस्फेयर एनर्जी को और स्पेशली हीट फॉर्म में उसे स्टोर करती है। इन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट में, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, बताया कि किस तरीके से अगर आप कुछ गैसेस को गर्म करें तो वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेती है। इनमें जो काबिल ज़िक्र गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जो कि अपने अंदर हीट को ट्रैप कर लेती है। तो अगर एक कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड है और उस कमरे को किसी तरीके से गर्मी पहुंच रही है तो वो कमरा बहुत तेज़ी से गर्म होना शुरू हो जाएगा। हमारी दुनिया के गिर्द एटमॉस्फेयर का एक ग़िलाफ़ है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया दो ऐसी गैसेस हैं जिन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है, जो कि एनर्जी को स्टोर कर लेती हैं और यूं एनर्जी हमारी एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है। अगर ये दोनों गैसेस या इस तरह की और गैसेस ज़्यादा बढ़ती जाएंगी तो हमारी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता गर्म होती रहेगी। कुदरत में ये गैसेस हमारी दुनिया के इर्द गिर्द बहुत कम मिकदार में थी, लेकिन जब इंसान आए तो इंसान ने कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को बनाना शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि अगर इंसान ना होता तो जितनी भी एनर्जी सूरज से आ रही है उसमें से कुछ ज़मीन पर आती और बाकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती और दोबारा स्पेस में चली जाती। हम इंफ्रारेड रेडिएशंस की बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब ज़मीन के पास ऐसी गैसेस है जो कि इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो उस वजह से जितनी भी एनर्जी आ रही है, इंफ्रारेड IR रेडिएशन सूरज से आ रही हैं, वो ज़मीन में भी एब्जॉर्ब हो रही हैं, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो हमारी एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती हैं और स्पेस तक पहुंचती नहीं है और हमारी एटमॉस्फेयर आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रही है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का मुआवजा करें तो 1750 में सिर्फ एक ग्रीन हाउस की हम बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अगर बाहर चले जाएं तो 300 पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm थी, 300 ppm थी। लेकिन आज कार्बन डाइऑक्साइड 422 ppm से ज़्यादा हो चुकी है। आप देखेंगे कितनी तेज़ी से 1750 के बाद आज तक कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है। और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, उसके अलावा मीथेन भी बढ़ रही है। लेकिन अगर आप इस 2023 के एनुअल ग्रीन हाउस इंडेक्स को देखें, जो कि नासा ने शाया किया, उनकी वेबसाइट पर अभी भी मौजूद है, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि जो मेजर ग्रीन हाउस गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि हमारी दुनिया के टेम्परेचर्स को गर्म कर रही है। उसके बाद मीथेन है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है और फिर और ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इनमें CFCs भी आती हैं, जो कि हमारी दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता गर्म कर रही है और उसकी वजह से उसके मौसमों में तग़य्युरात आ रहे हैं, तब्दीलियाँ आ रही हैं और क्लाइमेट चेंज हो रही है। लेकिन ऐसी क्या बात हुई, ऐसी क्या वजह हुई कि 1750 के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेज़ी से हमारे एटमॉस्फेयर में आना शुरू हो गई? हिस्ट्री को अगर देखा जाए, तारीख में अगर देखा जाए, तारीख के वर्कों में अगर हम ढूंढें तो हमें पता चलता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एज जो थी, सनती जो एज थी, जो इरा था, जो दौर था, वो शुरू हुआ 1760 से और 1760 से इंसान ने बड़े लेवल पर फ्यूल को जलाना शुरू कर दिया, गैस को जलाना शुरू कर दिया, तेल को जलाना शुरू कर दिया और उससे एनर्जी हासिल करना शुरू कर दी, जिसके जलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बहुत तेज़ी से जाना शुरू हो गए। हम अगर ज़मीन की हिस्ट्री को देखें तो हमें आज ये पता चलता है, ये भी एक रिसर्च पेपर है अलग, जिसका मैं आपको यहाँ पर रेफरेंस दे रहा हूँ कि 8.7 मिलियन, तकरीबन 87 लाख स्पीशीज़ हैं दुनिया में। इनमें अगर कार्बन कंटेंट देखा जाए, क्योंकि आपका सवाल ये होगा कि फ्यूल में कार्बन कहाँ से आ रहा है, जिसे हम जला रहे हैं, गैस को या पेट्रोल को या ऑयल को, उसमें कार्बन कहाँ से आ रहा है? तो कार्बन आता है हमारे इंसानों के, जानवरों के या पौधों के डीकम्पोज होने के बाद, जो फ्यूल होता है उसको जलाने से। फ्यूल में कार्बन हमसे आता है और हमारे अंदर कार्बन कितना है ये मैं आपको इस स्लाइड में बता रहा हूँ कि 8.7, 87 लाख स्पीशीज ज़मीन पर मौजूद हैं। इनमें जो कार्बन कंटेंट है जानवरों में वो 2.58 गीगाटन है, 2.58। दुनिया में इतना
इस वक्त जो कार्बन का कंटेंट है वो है 545 तकरीबन 550 गीगाटन। अब 550 गीगाटन में अप्रॉक्सीमेटली लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, में से सिर्फ 2.58 3 से भी कम गीगाटन जानवरों में, 12 गीगाटन है फंजाई में, जो आपको फंजाई नज़र आती है ना, उसमें 12 टन कार्बन है, 70 टन है बैक्टीरिया में, और 450 टन जो कार्बन है वो है पौधों में। तो जब पौधे मरते हैं, गलते हैं, सड़ते हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा फ्यूल प्रोड्यूस होता है। तो ये सिर्फ जानवर और ज़िंदा चीज़ों में तो खैर पौधे भी आ जाते हैं, लेकिन चलने वाली चीज़ों से ही कार्बन प्रोड्यूस नहीं होता। तो जब ये कार्बन हमारे कंबस्चन की वजह से हमारी इंडस्ट्री से बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में उसके साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, CO2 बनाता है, और CO2 एनर्जी स्टोर करना शुरू कर देती है। अब हमारी एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके लिए मैं आपको एक ऑब्जर्वेटरी में लेके चलता हूँ जो हवाई में है, US में, मोना लोआ ऑब्जर्वेटरी। और इस ऑब्जर्वेटरी में हम ऐसे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं जो कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में या बाकी गैसेस के बारे में हमें बताती रहती हैं, और इनकी रीडिंग्स बहुत ही एक्यूरेट होती हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँगा, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के सेंसर्स भी लगे हुए हैं, आपको ये तस्वीर में भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर टेलीस्कोप्स भी हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो गैस कलेक्शन पॉइंट्स भी हैं, वो गैस कलेक्शन पॉइंट्स जो कि गैस को कलेक्ट करते हैं, फिर उनको एनालाइज किया जाता है, उनमें मुख्तलिफ़ गैसेस को देखा जाता है, उनकी इंटेंसिटी को और उनके मुख्तलिफ पैरामीटर्स को देखा जाता है, और फिर कंप्यूटर्स भी मौजूद हैं जो कि उसे प्रोसेस करते हैं डेटा को, और फिर हम उस डेटा की विजुअलाइजेशन देख सकते हैं। तो 1950 में सबसे पहले डेव कीलिंग, वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने डीप एटमॉस्फेयर में मेजरमेंट्स ली कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को मेयर कर सकें डीप एटमॉस्फेयर में, कि वो किस तरीके से कितनी मौजूद है। उनका पहला तो ये ख्याल था कितनी मौजूद है, लेकिन वो किस तरीके से वेरिएशन देती है ये तो उन्हें बाद में पता चला। तो उन्होंने पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाया, जनरेटर्स लगाए, और उसके साथ पूरा अपरेटस लगाया, इक्विपमेंट लगाया, और लगा कर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कलेक्शन पॉइंट्स भी बनाए गैस के, और उनके एनालाइज करने के लिए मुख्तलिफ एनालाइजर्स भी लगाए, और फिर आपको यहाँ पर उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी यहाँ पर उनके सामने नज़र आ रही है। तो जब उन्होंने काम शुरू किया तो कुछ देर के बाद रीडिंग्स आना शुरू हो गई। आपको पहले जो 3 डॉट नज़र आ रहे हैं ये उनकी रीडिंग्स थी, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा मुतमईन थे कि ये बिल्कुल बेहतर तरीके से रीडिंग्स आ रही हैं, मैच कर रही हैं जो उनका ख्याल था। लेकिन फिर ये हुआ कि जनरेटर फेल हो गया। जनरेटर फेल होने के बाद सिस्टम बंद हो गया, दोबारा जनरेटर को मेंटेन किया गया और सिस्टम को ऑनलाइन लिया गया। जब सिस्टम को ऑनलाइन लिया गया तो अब डॉट्स नीचे की तरफ जाना शुरू हो गए। कीलिंग साहब ये समझे कि उनकी रीडिंग ख़राब हो चुकी है। इस इसना में ये भी हुआ कि एक दूसरा सिस्टम फेलियर भी हुआ, और इस सिस्टम फेलियर के बाद जब उन्होंने दोबारा रीडिंग्स लेना शुरू कर दी तो अब 2 सिस्टम फेलियर हुआ, और वो पावर फेलियर थे एक्चुअली उनके। तो उसके बाद दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन थी एटमॉस्फेयर में, डीप एटमॉस्फेयर में, वो ज़्यादा होना शुरू हो गया। अब वो बड़े हैरान, क्योंकि ये जो रीडिंग्स आई ये महीनों में ली गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इन रीडिंग्स को लेता रहता हूँ, देखते हैं। कुछ अरसे के बाद दोबारा ये रीडिंग पहले की तरह नीचे जाना शुरू हो गई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो गई। तो अब उनको अंदाज़ा हो गया कि ये एक पैटर्न है, और ये पैटर्न साइक्लिक पैटर्न है। तो हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कुछ टाइम में कुछ ऐसे विंडो है टाइम की जिसमें ज़्यादा हो जाती है और कुछ में कम हो जाती है। और आज हम जिस शक्ल को देख रहे हैं, जिस ग्राफ को देख रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ है, ये हमारे सीजन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जब दुनिया पर सीजन्स चेंज होते हैं तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी चेंज होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर पौधों में ज़्यादा पत्ते होंगे या ज़्यादा पत्ते निकलने हैं तो पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा चाहिए, और अगर उसे ज़्यादा चाहिए तो वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेगा और ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। तो अब एटमॉस्फेयर में आहिस्ता आहिस्ता कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी,
और जब ख़ज़ां का मौसम आएगा तो बाहर के मौसम में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम होगी, ख़ज़ां के मौसम में पत्ते सारे झड़ गए, पौधे को ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत थी क्योंकि उसको खाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, अपना फूड बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके पास तो पत्ते हैं ही नहीं। अब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती है, कम होती है, बढ़ती है, कम होती है और उसमें पौधों का एक बहुत ज़्यादा अमल दखल है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना चाहते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो सकती है। डेटा को सुपर कंप्यूटर पर विजुलाइज किया गया और फिर हमें पता चला कि ये पूरा जो डेटा है, अब मैं आपको एक मॉडर्न सैटेलाइट की वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसमें ये पूरा डेटा जो 1 साल का डेटा है वो आपको दिखाया जाएगा। इस डेटा को सैटेलाइट से लिया गया, मुख्तलिफ सेंसर से लिया गया और फिर इसे सुपर कंप्यूटर में देकर सुपर कंप्यूटर से एनिमेशन बनाई गई। तो जो एनिमेशन आप देख रहे हैं ये सुपर कंप्यूटर की बनाई हुई एनिमेशन है, ये कुछ वीडियो के क्लिप्स भी हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे एडिटर साहब इनको चलाएं और आप देखें कि किस तरीके से ज़मीन पर कार्बन डाइऑक्साइड चेंज होती है, उसके लेवल्स चेंज होते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो ज़मीन गर्म होना शुरू हो जाएगी और आपको पीला रंग नज़र आएगा और जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी तो ज़मीन पर आपको रंग पीला कम होता हुआ नज़र आएगा और आपको नीला रंग और ग्रीन कलर ज़्यादा नज़र आएगा। तो इस तरीके से हमारी ज़मीन पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन साइक्लिक है, चेंज होती है और उससे हमारी ज़मीन एनर्जी ज़्यादा स्टोर कर सकती है कुछ सीजन्स में और कम स्टोर कर सकती है कुछ सीजन में। तो देखिए इस वीडियो को, तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस फिल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।